हेलो मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अम्ल सार तथा लवण के पार्ट 2 पर, जिसमें कि कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और वापस रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा और आप भी इसके साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी गलतियां कहां हो रही है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या शब्दावली है? सही नहीं है। पहला पॉइंट लिखा है विरंजक। अब इस विरंजक चूर्ण के बारे में थोड़ी सी जानकारी सुनिए। जो बुझा हुआ चूना होता है उस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो निर्माण होता है CaOCl2 का, और इसी को कहा जाता है विरंजक चूर्ण और इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो विरंजक चूर्ण के बारे में इसमें जानकारी हमें याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है, विरंजक चूर्ण कई रासायनिक उद्योग में एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो अपचायक के रूप में नहीं करता है, ये करता है ऑक्सीकारक के रूप में। तीसरा पॉइंट है, विरंजक चूर्ण को क्लोरीनीकृत चूने के रूप में भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसको ये क्लोरीनकृत चूना भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस पाई जाती है। और चौथा पॉइंट है, विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को विसंक्रमित करने के लिए, विसंक्रमित यानी कि इसके संक्रमण को हटाने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई तालाब वगैरह हो या फिर मान लीजिए कि स्विमिंग पूल हो, उसमें थोड़ा सा विरंजक चूर्ण डाल दिया जाता है जिसके कारण स्विमिंग पूल जो होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, ये वाला भी इसमें सही है, ये सही है, क्लोरीनीकृत ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। तो यहाँ पे शब्दावली के कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला जो है, या अपचायक की जगह ऑक्सीकारक शब्द होता तो सही हो जाता, बाकी अपचायक लिख दिया तो ये हो गया गलत। तो इसमें से यहां से इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आंसर है वह बी हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलीन है जिसमें नहीं होता है। यानी कहने का मतलब बहुत ही साधारण है कि आयोडीन का टिंचर जो है, या कहेंगे जो आप हॉस्पिटल में जाते होंगे उस टाइम में ब्लू कलर का एक लिक्विड दिखाई देगा, वहां पे उसे कहा जाता है टिंचर आयोडाइड। उस टिंचर आयोडाइड में कौन सा घटक नहीं होता है? तो देखो, इसमें जल भी होता है, अल्कोहल भी होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसमें एसीटोन नहीं होता। और यहाँ पे शब्दावली है कि कौन सा नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसीटोन, यानी कि बी वाला आंसर इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पानी में साबुन तथा डिटर्जेंट की मेल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई भी वसा युक्त या कोई भी दाग धब्बा वगैरह हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम साबुन लगाते हैं या डिटर्जेंट लगाते हैं, उससे साफ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो मेल जो होता है, ये मेल जैसे कुछ कपड़े में चिपका हुआ है, यहाँ पे साबुन जो है, इस साबुन में पाए जाने वाले जो घटक है वो इस टाइप की संरचना बनाते हैं। इस मेल के चारों ओर ऐसी संरचना बना देते हैं, ये वाली संरचना। इसमें ये वाला हिस्सा जो है इसे कहा जाता है हाइड्रोफिलिक और ये वाला हिस्सा है हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा है और मेल में चिपक जाता है, और हाइड्रोफिलिक वाला जो हिस्सा होता है वह जल के अणुओं को पकड़े रखता है। तो जब हम साबुन लगाते हैं तो ऐसे मिसेल का निर्माण होता है, और जब हम इसमें कपड़े को बाहर की ओर निकालते हैं तो ये वाला जो मिसेल बना है वह पूरा जल के अंदर ही रह जाता है और कपड़े से मेल आदि है वह दूर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह कि साबुन जो है वह एक टाइप में कपड़े को धोता है, और किसका निर्माण करके धोता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिसेल का निर्माण करके यह धुलाई का कार्य करता है, या मिसेल का निर्माण होता है उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? देखिए, जल जो है वह कठोरता जो है वह उसमें दो टाइप की हो सकती है, एक तो होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी। अस्थायी कठोरता है उसको जल को गर्म करके भी दूर की जा सकती है, लेकिन स्थायी कठोरता जो है वह होती है मैग्नीशियम तथा कैल्शियम सल्फेट के कारण। और ये स्थायी कठोरता है तो इसको दूर करना पॉसिबल सामान्यतः नहीं होता है। तो स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो आंसर होगा मैग्नीशियम तथा कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने का सोडा, बेक का मतलब होता है सेकना। तो ब्रेड जो है उसके अंदर भी ये मिला होता है, ब्रेड को फिर सेकते हैं तो उसमें CO2 गैस निकलती है, तो वहीं से शब्दावली यही है बेक। तो बेकिंग सोडा कह सकते हैं इसको, खाने का सोडा कह सकते हैं इसको, मीठा सोडा भी कह सकते हैं। और मीठा सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है।
तो इसका आंसर जो है वह बी वाला सही रहेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन कौन देगा, जो कि एक प्रकार का एसिडिक विलयन है या अम्लीय नेचर का होता है। अब इसमें अम्लीय में भी देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय नेचर रहता है, ये क्षारीय रहता है, ये अम्लीय रहता है और ये अम्लीय रहता है। इसमें से आमाशय रस का जो है वह ज्यादा देता है, यानी कि HCl पाया जाता है। इसको अगर जल में घोला जाए तो यह पूर्णतः H आयन जो है वो सीधा का सीधा जल को अवेलेबल करा देता है, या जल में H आयन का त्याग कर देता है। तो निम्न में से कौन एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, तो उच्चतम मात्रा में कौन करेगा, HCl करता है। तो इसका आंसर जो है वह कौन सा हो जाएगा, आमाशय रस। यानी आमाशय रस में कौन सा जो अम्ल पाया जाता है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, HCl। तो इसका आंसर HCl है, ये सही है। क्वेश्चन पूछा भी गया, इसी टाइप में पूछा गया है एग्जाम में। फिर इसके बाद में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो धोने का सोडा को हो, वॉशिंग सोडा को हो या धावन सोडा को हो, तो इसी को कहा, इसका जो सूत्र है वह रहेगा Na2CO3.10H2O। इसी को बोला जाता है डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम कभी पूछ लिया जाए तो डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसका आंसर है वह सी वाला रहेगा। हाँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन है, भ्रमर यानी कि जो भंवरा होता है कि दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्रों को साबुन से रगड़ने से रोकी जा सकती है, इसका कारण क्या है। भंवरा अगर हमें काट लेवे तो साबुन लगा दिया तो यह रुक सकती है, यानी जलन है वह कम हो जाती है। इसका कारण क्या, तो सिंपल सा कारण है कि भंवरा जब डंक लगाता है तो इसके भंवरे के डंक में या मधुमक्खी के डंक में एक एसिड पाया जाता है जिसे कहा जाता है फॉर्मिक एसिड, और वह फॉर्मिक एसिड बॉडी के अंदर चला जाता है। अब एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको उदासीन अवस्था में लाना है, तो हमें कोई भी क्षार की जरूरत पड़ेगी। और ये जो साबुन है वह एक प्रकार का क्षार होता है, और एसिड और क्षार मिलकर जो है वह लवण का निर्माण हो जाता है, या कहेंगे दोनों मिलकर उदासीन अवस्था हो जाती है। और उदासीन अवस्था जैसी होती है, फॉर्मिक एसिड है वह इफेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए त्वचा की जलन है वह कम हो जाती है। तो वो का वो पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट है कि भ्रमर का जो दंश है वह अम्लीय नेचर का होता है, और साबुन एक क्षार होता है, और इस क्षार होता है वह अम्लों को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो इसका पहला वाला आंसर है वह सही रहेगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, सिरका का मुख्य घटक क्या होता है। तो देखिए, एसिडिक एसिड जो होता है उसका 4 से 8% जलीय विलयन ही सिरका कहलाता है। और सिरके का जो उपयोग है वह आचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है, और इसके अलावा अन्य भी पॉइंट, अन्य बहुत सारे में यूज किया जाता है। तो ये जो सिरका है मुख्य घटक क्या है, तो इसमें कौन सा घटक रहेगा, एसिडिक एसिड रहेगा। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि एसिडिक एसिड का कितना प्रतिशत जलीय विलयन सिरका कहलाता है। तो याद रखना है 4 से 8% जलीय विलयन रहता है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या होनी चाहिए। यानी पीने का जो जल होता है उसके पीएच मान कितना होना चाहिए। तो सिंपल आ पॉइंट है, 6.5 से लेकर 8.5 के मध्य हो सकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिसारकी अम्ल होता है। त्रिसारकी अम्ल का मतलब होता है कि जिसको अगर जल में घोला जाए तो 3 H+ आयंस को त्याग करता है। और 3 H+ आयन का त्याग कौन करेगा, जिसके अंदर खुद के अंदर 3 H+ आयन पाए जाएंगे। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, और फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO4। अब देखो इसके पास तो एक ही यह H आयन है, तो यह एक को ही दान करेगा, यह H का ही त्याग करेगा, तो यह होता है एक सारकी। इसमें एक ही H आयन है तो यह भी एक सारकी। इसमें 2 है तो यह 2 का त्याग कर सकता है, तो यह द्विसारकी है। इसमें 3 है तो यह 3 का त्याग कर सकता है, इसलिए यह त्रिसारकी रहेगा। इनमें से त्रिसारकी कौन सा हो जाएगा, तो वह इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और याद भी रखना है, क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी। फिर इसके बाद में देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है। तो कार्बनिक अम्ल वो होता है जिसमें कि कार्बन उपस्थित होता है। और यहाँ पे कौन सा कार्बनिक अम्ल रहेगा, तो देखिए इसमें ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
फॉर्मूला होता है HCl, H और Cl। यहां पे है HNO3, तो यहां पे भी कार्बन नहीं है। एसिड के एसिड CH3COOH कार्बन उपस्थित है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कार्बन उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये कार्बनिक अम्ल नहीं है। एसिटिक अम्ल है, वह एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल टाइप का अम्ल रहेगा। फिर इसके बाद में देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दांतों का क्षय होता है कई बार, तो जो अम्ल जो होते हैं वह जिम्मेदार होते हैं, और दांतों में मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही कौन सा है, तो ये हमें देखना। अब एक पॉइंट सुनना, हमारे जो दांत हैं उसमें अगर कोई भी तरह का हम भोजन वगैरह करते हैं, वो भोजन अटका हुआ रह जाए तो उस भोजन में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर बैक्टीरिया जो है वह जब उत्पन्न हो जाएंगे तो उसके कुछ टाइम बाद में इसके अंदर एसिड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि और फिर वो जो एसिड होता है उसी का दांत है वह खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे दंत से हेतु एसिड यानी कि अम्ल जिम्मेदार होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि खाद्य पदार्थ होगा तो बैक्टीरिया निर्माण करेगा, बैक्टीरिया निर्माण करेगा तो अम्ल भी निर्मोचित होगा। तो पहला और दूसरा जो है वह दोनों ही सही रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित भी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच की परास के बीच कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह अम्लीय वर्षा का जल कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा पॉइंट है मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। बढ़ जाने पे नहीं, यहाँ पे शब्दावली लिखनी चाहिए कम हो जाने पर। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट क्या हो गया, यह गलत हो गया। तो लिखा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही रहेगा। तो इसमें ये लिखा है पहला और दूसरा यह सही, इसका आंसर है वह ए हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होती है? तो देखो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, उदासीन करना है, तो इसका मतलब हमें इसमें सार की जरूरत पड़ेगी। इनमें से देख लो सार कौन सा होता है, तो सार होता है बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, वह सार होता है। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताजा विलयन होता है। तो देखो इसमें अनुपात है वो उल्टा लिखा हुआ है, वास्तविक स्थिति यह है कि 3 अनुपात तो इसका होता है और 1 अनुपात वो इसका होता है, और यहाँ पे उल्टा लिख दिया, उसका 3 लिखा और इसका है, यानी कि पहला पॉइंट है यह हो जाता है गलत। फिर दूसरा पॉइंट है एक्वारेजिया के बारे में कि यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है, ठीक है सक्षम रहता है। फिर यह एक प्रबल संसारक है, संसारक का मतलब होता है जो कि गला देता है या छिन्न भिन्न कर देता है। दूसरा और तीसरा सही रहेगा। कौन सा सही नहीं है लिखा, अच्छा सॉरी कौन सा सही नहीं है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये पहले वाला सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन सा रहेगा, तो इसका ए पहले वाला सही नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। धन्यवाद, शुक्रिया। इसके बाद में कल मिलते हैं। गुड नाइट।